डियर स्टूडेंट्स, आज के हम क्लास में करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग, प्रॉपर बायसिंग दैट इज ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स। इसमें आते हैं डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस एंड अदर बायस, जिसमें मीटर बायस एंड सबसे पहले देखते हैं डीसी बायस क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट बेसिकली ये एक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व की थी, characteristic curve which is a graph between collector current and VCE, that is collector emitter voltage। तो उसमें एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर वो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी VCE और IC की क्या वैल्यूज़ हैं। तो उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? क्यू पॉइंट। ये हम लास्ट क्लास में हमने देखा था। और अगर जो है वो क्यू पॉइंट प्रॉपर ऑपरेट है, प्रॉपर इस्टेब्लिश है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो लीनियर रीजन में वो ऑपरेट करेगा, उसका लीनियर ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर दिस क्यू पॉइंट प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर ट्रांजिस्टर या कट ऑफ रीजन में चला जाएगा या सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे फिगर में नज़र आ रहा है कि अगर ये लीनियर ऑपरेशन है और लार्ज आउटपुट है सेम शेप एज इनपुट के, अगर ये लीनियर ट्रांजिस्टर विद इन लीनियर रीजन है तो ये इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट की बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टली वही शेप होगी, कोई सिग्नल कट नहीं हो रहा। लेकिन अगर जब नॉन लीनियर में चला जाए और ये कट ऑफ रीजन में चला जाए तो उस केस में ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये कट हो जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन दोनों देखे थे। और अगर सैचुरेशन रीजन में चला जाए तो ये नेगेटिव वैल्यू ये क्लिप हो जाती है इसमें। तो अगर हमने ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो इस लीनियर रीजन में रहे, ताकि हमारा जब सिग्नल एम्पलीफायर हो तो वो उसी शेप में मिल रहा हो जिस शेप का वो ओरिजिनल सिग्नल है, सिर्फ उसकी जो वैल्यूज़ हैं वोल्टेज की वैल्यू वो एम्पलीफाई हो जाए। तो अब इसको हम क्यू पॉइंट की वैल्यूज़ को हम यहाँ से एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ये एक सर्किट है, इसमें आर बी की वैल्यू दी हुई है, आर सी की वैल्यू दी हुई है, वी सी सी की वैल्यू दी हुई है 10 वोल्ट, और वी बी जो है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं 0 to 5 वोल्ट। अगर वी बी हम चेंज करेंगे तो उससे ये वोल्टेज चेंज होंगे वी बी ई वोल्टेज चेंज होंगे और उससे ये बेस करंट चेंज होगा। अब हम बेस करंट सेट करेंगे और उसके बाद वी सी सी को चेंज करते जाएँ, वी सी ई को चेंज करते जाएँ, और फिर इसका ये ग्राफ आता जाएगा हमारे पास, जिससे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये अगर ये बेस करंट हमने पहले 100 एम्पेयर सेट की है, फिर वी सी इंक्रीज़ करते जाएँ तो कलेक्टर करंट ये इस तरह इंक्रीज़ होगी। तो ये हमने डिफरेंट बेस करंट पे ये लेते जाएँ वैल्यूज़। ठीक है, तो ये कलेक्टर कर्व्स बनेगी। अच्छा, अब इसमें हम कोई एक एग्जांपल ले लें कि अगर बेस करंट सपोज कर लें ये 200 माइक्रोएम्पेयर है और इसको जो बीटा से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर से, तो वो ये बीटा जो है वो 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कलेक्टर करंट जो आ जाएगी 20 मिली एम्पेयर। आई सी इज़ 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, when और अब वी सी ई निकालें, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, हमारे पास आई सी भी है आर सी भी है, तो ये 5.6 वोल्ट। अब मैं बेस करंट इंक्रीज़ करूँ 200 से इंक्रीज़ करके 300 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर ये 300, तो वहाँ से अगर वी सी ई निकालें तो वो आ जाएगी, ये रिलेशन यही यूज़ होगा, सिर्फ हम ये बेस करंट चेंज होने से आई सी दैट इज़ कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इस रिलेशन से कलेक्टर करंट निकाल लेंगे। ठीक है, वो अभी कितना बन जाता है 30 मिली एम्पेयर। 30 मिली एम्पेयर यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में तो वी सी आ जाएगा 3.4 वोल्ट। इसी तरीके से अगर बेस करंट 400 माइक्रोएम्पेयर कर दें तो वी सी आ जाएगा 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया वी सी ई 5.6, उस वक्त आई सी कितना है 20, तो एक पॉइंट आ जाएगा 5.6 एंड 20। दूसरा क्या आ जाएगा 3.4 एंड 30, और तीसरा आ जाएगा 1.2 एंड 40 मिली एम्पेयर। तो इनको हम इस कर्व के ऊपर देखें, एक पॉइंट ये था, ठीक है, 5.6 एंड 20, फिर दूसरा ये था 3.4 एंड 30, और तीसरा ये था 1.2 एंड 40 मिली एम्पेयर। ये तीन देखें क्यू पॉइंट्स आ रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट। अब ये हम एक मैक्सिमम बेस करंट उस तरह जा सकते हैं ताकि ये सैचुरेट ना करें कि ये देखें जैसे हम वी सी कम हो रहा है, ये कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे बेस करंट इंक्रीज़ हो रहा है
कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो कलेक्टर करंट जो है वो सैचुरेशन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये इनको हम तीनों को इकट्ठा प्लॉट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास Q1, Q2, Q3, ये 3 पॉइंट जो अभी हमने निकाले। तो फॉर लीनियर ऑपरेशन के लिए बस ये है रखना है कि जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट इस तरह हो कि जो उस Q पॉइंट क्या होगा, VCE और IC की जो वैल्यू आ रही है उस पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू आए करंट की वो सैचुरेशन से ऊपर ना जाए। जिस तरह इस केस में सैचुरेशन की वैल्यू है IC सैचुरेशन है 45.5, तो हमारा Q पॉइंट हमने इस तरह रखना है कि जो करंट है IC वो 45.5 से नीचे रहे। तो वो हमारा फिर क्या होगा, वो लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर वो करेगा और प्रॉपर्ली वो एज एम्पलीफायर काम करेगा। तो ये एक Q पॉइंट जो है फिर हम खुद सेट करते हैं हम VC और IC की वैल्यू लेके, ताकि ये ना ये कट ऑफ में जाए और ना ये सैचुरेशन में जाए। अगर ये कट ऑफ सैचुरेशन में चला जाता है तो फिर हमारे पास इस तरह की ये बनेगी शेप कि अगर VC बहुत कम हो गया, इधर से ये कट हो गया, तो IC बहुत ज़्यादा हो जाएगा, IC सैचुरेशन हो गई, तो ऊपर देखिए ये सिग्नल कट गया हमारे पास। इस तरीके से ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा और ये वैल्यू जो है नीचे से ये इधर से कट जाएगी। तो हमने Q पॉइंट फिर हमने इधर से क्या करना होगा, इसकी वैल्यू कम करनी होगी और इधर जो है वो Q पॉइंट इधर लेना है कि VC की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, इस केस में VC की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है ताकि ये सिचुएशन में जाए, और अगर ये सिचुएशन आती है तो VC की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे ताकि ये कट ऑफ में ना जाए। तो ये Q पॉइंट था। अब Q पॉइंट को हम किस तरह सेट करते हैं, किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए फिर हमें ट्रांजिस्टर को प्रॉपर्ली बायस करना पड़ता है। मीन उसके साथ हमने जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो हमें खुद रजिस्टर के लिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है, बेस एमिटर वोल्टेज को और बेस करंट को। उसके लिए डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, डिफरेंट बायस मेथड्स हैं। उसमें एक है वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बायस में क्या है, सिंपल जो वोल्टेज डिवाइडर रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें ये करते हैं कि ये ट्रांजिस्टर हो गया RC, ठीक है, ये RE जो एमिटर के साथ डिस्टेंस है RE, कलेक्टर के साथ डिस्टेंस RC, ये VCC का एक कनेक्शन किधर R1 R2 और ये ग्राउंड ये 0, ये पूरा 0 दोनों टच है आपस में। तो इसमें होगा कि ये जो बेस वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है बेस वोल्टेज, वो किसकी निकल जाएगी कि जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, जो R2 के क्रॉस वोल्टेज है वही बेस वोल्टेज होगी, दैट इज़ VB। और ये वोल्टेज हम किस तरह निकाल सकते हैं कि ये सीरीज़ में है दोनों। ये टोटल वोल्टेज कितने हैं यहाँ से VCB प्लस VCC, ये टोटल वोल्टेज VCC है। और वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमने सीरीज़ में 2 रजिस्टर हो और किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना हो तो हम ये करते हैं, उसका ये रिलेशन है कि अगर हमने ये वोल्टेज फाइंड करना है, इसको हम VB कह रहे हैं, R2 के क्रॉस है VB, वो हो जाएगा ये रजिस्टर डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टर इंटू टोटल वोल्टेज। दिस इज़ वोल्टेज डिवाइडर रूल और स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर। तो इसको यहाँ अप्लाई करें तो ये बन जाएगा कि क्योंकि हमने ये VB निकालना है ना, जो A पॉइंट पे है वोल्टेज VB है, तो वो हो जाएगा R2, क्योंकि VB R2 के क्रॉस है, R2 ठीक है ओवर R1 प्लस R2 दैट इज़ टोटल वोल्टेज इंटू VCC, सॉरी R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस और इंटू VCC टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज वो होती है जो R1 प्लस R2 इन इसके टोटल के क्रॉस है, दैट इज़ यहाँ से यहाँ इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज। तो ये हमारे पास आ गया VB बेस वोल्टेज। ठीक है, बेस वोल्टेज को हम किससे कंट्रोल करेंगे, फिर रजिस्टर R से। R2 इंक्रीज़ करते जाएँ तो बेस वोल्टेज इंक्रीज़ होती जाएगी, बेस वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो करंट IB इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अब यहाँ से हम अगर हम ये क्लोज लूप लें, ये वाला ये क्लोज लूप लें, इसमें ये वोल्टेज राइज़ कर रहे हैं, अगर हम जहाँ से ऊपर जाएँ 0 से ऊपर वोल्टेज राइज़ कर रहे हैं, फिर इधर ड्रॉप होंगे, वो क्या होंगे VBE, और फिर इधर ड्रॉप होंगे इसके क्रॉस VE। तो VE प्लस VBE इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से हम VE निकाल सकते हैं, VE इज इक्वल टू VB माइनस VB, क्योंकि VB जो है वो राइज़ हो रहे हैं और VE और VBE ये दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। तो VE और VBE का सम इज इक्वल टू VB, वहाँ से VE हमने निकाल लिया, मीन कि ये वोल्टेज आ गए जो मीटर के क्रॉस वोल्टेज है। अच्छा, अब मीटर वोल्टेज आ गए, उसके बाद कलेक्टर करंट अब हम निकाल सकते हैं। कलेक्टर करंट जो हमने देखा था कि मीटर करंट और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, क्योंकि बेस करंट बहुत वीक होती है, बहुत कम होती है। तो IE वो हम V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR यहाँ से निकालें तो VE इज इक्वल टू IE RE, और IE हो जाएगा VE ओवर RE।
ये एमिटर करंट है और यही ऑलमोस्ट कलेक्टर करंट के इक्वल है। तो हमारे पास बेस आ गई, एमिटर वोल्टेज आ गई, कलेक्टर करंट आ गया, और फिर वीसीसी यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि आईसी ये आ गया ना, आईसी इसमें पुट करें, आरसी भी है, वीसीसी भी है, तो वीसी कलेक्टर वोल्टेज आ जाएगी। कलेक्टर वोल्टेज कौन से हो जाएंगे, यहाँ से लेके इधर से लेके ग्राउंड तक ये वोल्टेज कलेक्टर वोल्टेज। और अब वीसी हम निकाल सकते हैं, वीसी जो कि हमने ज़रा क्यू पॉइंट के लिए हमें चाहिए था, और ये वोल्टेज वीसी क्या है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, मीन के ये कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है, और एमिटर वोल्टेज अब इस जगह पर है। तो ये क्या बनेगी, यहाँ से नीचे तक वीसी, और ये कौन सा है, वीबी, वीई, तो वीसी माइनस वीई करेंगे तो ये बीच वाले वोल्टेज आ जाएंगे वीसीई, वीसी इज इक्वल टू वीसी माइनस वीई। तो देखिए हमारे पास वीसी आ गया और क्या आ गया, आईसी आ गया। अब हम फॉर गिवन वैल्यूज़ ऑफ R2 से हम क्या करेंगे, VB फाइंड करेंगे, VB से क्या आ जाएगा, VE से फिर IC कलेक्टर करंट आ गया, कलेक्टर करंट की वैल्यू आ गई, और फिर हम VC निकाला और VCE फाइंड कर लिया। सो VCE और कलेक्टर करंट IC ये दोनों, ये हमारे पास क्यू पॉइंट बनेगा, डन। और फिर वहाँ से हम सैचुरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, IC सैचुरेशन, और कट ऑफ की वैल्यू भी, मिनिमम बेस करंट की वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इससे रिलेटेड, हमने VC IC फाइंड करना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो ये सर्किट में वैल्यू दी हैं, आप पहले VB निकालें, फिर VE निकालें, फिर कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, और VC वैल्यू आ गई 1.95 वोल्ट, ठीक हो गया। थैंक यू।